नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। पिछले कुछ दिनों से हर रोज तस्वीर वही सामने आ रही है। शहर शहर ऑक्सीजन की कालाबाजारी है, वैक्सीन के लिए मारामारी है, लोग बेहाल हैं, हर तरफ लाचारी है। आज तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि कोरोना ने जो तबाही मचाई है उसके पीछे सिर्फ लोगों की लापरवाही नहीं बल्कि सरकारें भी जिम्मेदार हैं। कभी चुनाव, कभी मेला, सब कुछ होते रहे और लोग मरते रहे। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या? देश के तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं वैक्सीन ही कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। WHO कह रहा है भारत का वायरस बेहद खतरनाक, लेकिन वैक्सीन उस पर कारगर है। पर देश में वैक्सीन की किल्लत लगातार बनी हुई है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने आज कह दिया 18 राज्यों को हम सीधे वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। दिल्ली समेत कई राज्य देश के आरोप लगा रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर उनके साथ भेदभाव हो रहा है। केंद्र सरकार कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या वाकई केंद्र के इशारों पर राज्यों को वैक्सीन दी जा रही है या फिर सच कुछ और है? कल भी आए थे, कल भी वापस चले गए। आज 1.5 घंटे बाद पता चला कि स्टॉक ही नहीं है। कल तक तो लग रही थी यहाँ पर वैक्सीनेशन, बट आज अमृतसर में किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। आज वैक्सीन खत्म है, कल 1:30 बजे से खत्म है। कल ना स्लॉट बुक हो रहे हैं, सानू तो पता भी नहीं है। सानू जो पता लगता असीं आ जाते, सानू कह देंगे कल आ जाइयो। अजीब हालत है। केंद्र सरकार वैक्सीनेशन के आंकड़े गिनाती है, बार बार कहती है कि राज्यों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन कई राज्य सरकारें अभी भी किल्लत की कहानियां सुना रही हैं। आज सबसे बड़ी अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेज, हमें अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। वैक्सीनेशन पर सरकारों में तकरार जारी है। एक दूसरे पर सच और झूठ के आरोप मढ़े जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा हमने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर किया। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है। सवाल यह है कि किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलेगी, ये तय कौन कर रहा है? वैक्सीन को लेकर जो देश में पॉलिसी है उसके मुताबिक 50% वैक्सीन केंद्र सरकार खरीद रही है और उसे राज्य सरकार को दे रही है ताकि वो 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन मुहैया करा सके। बाकी 50% निजी अस्पताल और राज्य सरकारें खरीद रही हैं। निजी अस्पताल और राज्य सरकारें सीधे कंपनी से खरीद रही हैं और उसे 18 से 44 साल वाले लोगों को दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि 18 से 44 साल वालों के लिए जो वैक्सीन राज्य सरकारें सीधे खरीद रही हैं, उसका कोटा कौन तय कर रहा है? क्या इसे केंद्र सरकार या उसकी कोई एजेंसी तय कर रही है कि राज्यों को कितनी वैक्सीन भेजी जाए, या फिर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां तय कर रही हैं कि किस राज्य को कितनी वैक्सीन भेजी जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि एक दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जो कुछ कहा उसका मतलब यही निकलता है कि राज्यों की खरीदारी भी केंद्र तय कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है कि दिल्ली सरकार ने 5.5 लाख वैक्सीन का ही ऑर्डर किया। दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर किया था और उसके जवाब में केंद्र सरकार ने बोला, दिल्ली सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर दिया था, केंद्र सरकार ने बोला कि दिल्ली को केवल 3.5 लाख वैक्सीन ही मई के महीने में मिल पाएंगे। सवाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, कई और राज्य भी वैक्सीन को लेकर भेदभाव का आरोप लगाते रहे हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कुछ इसी तरफ इशारा किया। हमारे अफसर साहबान जो बहुत प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जहाँ चीफ सेक्रेटरी हैं, जहाँ CM लेवल पे बात होती रहती है, लेकिन हम तो डेली उनसे बात करते हैं कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उन्हीं के थ्रू ये आती है, वो ही वहाँ से एलोकेट करते हैं किसको देनी किसको नहीं देनी। ऐसे में ये समझना जरूरी था कि आखिर राज्यों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया क्या है। एबीपी न्यूज ने जब इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश की तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने साफ कहा कि केंद्र का इसमें कोई रोल नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार की बस यही कोशिश रहती है कि हर राज्य को वक्त पर वैक्सीन मिले, साइंटिफिक अप्रोच के साथ मिले।
किस राज्य को कितनी वैक्सीन देनी है इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं होता। केंद्र सरकार इस बात की कोशिश करती है कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाया जाए ताकि ऐसा ना हो कि कुछ राज्यों को सभी वैक्सीन चली जाए। केंद्र सरकार सपोर्ट करती है कि ये इंश्योर जरूर करेगी, ये इंश्योर चाहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पर्टिकुलर स्टेट में ही सारी वैक्सीन चली जाए। और क्योंकि देखिए वैक्सीन सब जगह ज़रूरत है, तो ये ना हो जाए कि हम उसको उस स्टेज पर ले जाएं कि किसी को मिले किसी को ना मिले। तो उसके लिए एक फैसिलिटेशन, एक गाइडेंस, एक एडवाइजरी के रूप में हम डिस्कस करते हैं स्टेट्स के साथ। सवाल यह है कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन कैसे मिले और 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन में तेजी कैसे आए। इसे लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक नया फॉर्मूला दिया। केजरीवाल ने कहा, देश में अभी सिर्फ 2 कंपनियां ही वैक्सीन बना रही हैं। इस तरह से देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में 2 साल लग जाएंगे। इसलिए देश में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला देश की दूसरी कंपनियों को भी देना चाहिए। अगर कई कंपनियां मिलकर वैक्सीन बनाएंगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूँ, वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। वैक्सीन बनाने का फार्मूला सार्वजनिक करके उन कंपनियों को दे सकती है जो वैक्सीन बनाना चाहती हैं, और ये सुनिश्चित किया जाए कि भारत में जो भी प्लांट वैक्सीन बनाने में सक्षम है उन सब में वैक्सीन का उत्पादन होना चाहिए और हर भारतवासी को वैक्सीन लगनी चाहिए। पिछले 1-2 दिनों में यूपी के कई जिलों में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी है। कई और राज्यों से भी वैक्सीनेशन की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन फिर भी देश की एक बहुत छोटी सी आबादी को अभी तक वैक्सीन लग पाई है। ऐसे में सवाल ये है कि केजरीवाल ने जो सुझाव दिया है क्या वो अपनाया जा सकता है। मुंबई सहित महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना टीकाकरण की रफ्तार धीमी हो गई है। इसकी वजह है वैक्सीन की किल्लत। महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर में भी आज दिन भर में सिर्फ 1000 टीका लगाए जाएंगे, वो भी 18 साल से 44 साल आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। इसके अलावा जिन्होंने कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी वो दूसरी डोज 12 बजे के बाद ले सकते हैं, लेकिन मात्र 250 कोवैक्सीन के डोज उपलब्ध है दूसरी डोज देने के लिए। 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए हम तो वैक्सीन खरीदना चाहते हैं, दुनिया के बाजार से भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिए उसको हमारे को थोड़ा गो स्लो करना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। देश में अभी तक कुल वैक्सीनेशन की बात की जाए तो 45 साल से ऊपर वालों को 13 करोड़ 22 लाख वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, जिसमें पहली और दूसरी डोज शामिल है। स्वास्थ्य कर्मियों को 1 करोड़ 61 लाख वैक्सीन डोज, फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2 करोड़ 19 लाख वैक्सीन डोज। इसके अलावा 18 से 44 साल वालों को वैक्सीन की 25 लाख 59 हजार डोज दी जा चुकी हैं, जिसमें सिर्फ पहली डोज शामिल है। यानी कुल मिलाकर देश में अभी तक 17 करोड़ 27 लाख वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। 17.01 करोड़ डोजेज देश में वैक्सीन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फ्री सप्लाईज के रूप में स्टेट्स को प्रोवाइड की गई हैं, जो कि लोगों को मिल चुकी हैं। दिल्ली एनसीआर में दूसरे राज्यों से आए नौकरी पेशा वाले लोग रहते हैं। वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद कई लोगों के मन में सवाल है कि वो अपने गृह राज्य में वैक्सीन लगवाएं या फिर नोएडा, गाजियाबाद जैसी जगहों पर उन्हें वैक्सीन लग सकती है। एबीपी न्यूज ने गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ से जब ये सवाल किया तो उन्होंने साफ किया कि अगर आप दूसरे राज्य से आकर नोएडा में नौकरी करते हैं और आपके पास रेंट एग्रीमेंट या लीज पेपर हैं या फिर आप बिजली बिल लेकर आते हैं तो आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है, न कि मूल निवासी। दोनों में डिफरेंस है। मूल निवासी का मतलब यहीं पर पैदा हुआ, यहीं बड़ा, यहीं पला। कोई भी आदमी अगर बाहर से आ रहा है, उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है, तो उसको वैक्सीन लगेगी। इस बीच कई जगह से चौंकाने वाली खबरें ये आ रही हैं कि जिन्हें वैक्सीन लगाई ही नहीं गई उन्हें भी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल गया या फिर उनके मोबाइल में वैक्सीन दिए जाने का मैसेज आ गया। मुंबई से भी ऐसी ही खबर आई। मुलुंड से बीजेपी विधायक मिहिर कोटेचा ने ट्वीट करके वैक्सीनेशन में गड़बड़ झाले का आरोप लगाया।
बीजेपी विधायक ने ट्वीट करके एक महिला का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सामने रखा और कहा कि इस महिला को बिना वैक्सीन दिए ही सर्टिफिकेट दे दिया गया। उन्होंने बीएमसी से इसकी शिकायत की और कहा कि मुंबई में हर वैक्सीन की ऑडिट होनी चाहिए। मुलुंड की एक महिला नागरिक कल शाम को मेरे पास आई थी और उन्होंने अपनी व्यथा बताई। उनको महानगर पालिका के विक्रोली सेंटर का शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट मिला था उनके पहले डोज के लिए। कुछ कारणवश वह वहां पे जा नहीं पाई, लेकिन हैरत की बात है शाम को उनको ईमेल द्वारा उनकी फर्स्ट डोज की प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ गई। वैक्सीन को लेकर सियासत और किल्लत के बीच एक बात तो साफ है कि देश का आम आदमी अब वैक्सीन की अहमियत समझ चुका है। लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेना चाहते हैं, लेकिन पूरे देश में वैक्सीनेशन पूरा होने में अभी वक्त लगेगा। जाहिर है ऐसे में फिलहाल कोशिश यही है कि किसी तरह कोरोना के आंकड़े कम हों। पिछले 2 दिनों में नए केस की संख्या काफी कम भी हुई है। पिछले 24 घंटे में 3,29,000 नए केस सामने आए हैं। 3,876 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी रोज सामने आने वाले नए केस कम हुए हैं। दिल्ली में भी लॉकडाउन असर दिखा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,481 नए मामले आए, जो 12 अप्रैल के बाद सबसे कम हैं। पिछले 15 दिनों में दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट आधा हुई है। पॉजिटिविटी रेट अब 17.76% हो गई है। चिंता की बात यह है कि मौत का आंकड़ा कल की तुलना में बढ़ा है और टेंशन इस बात की भी है कि मौत की रफ्तार बढ़ रही है। देश में कोरोना से 12 मार्च 2020 को पहली मौत दर्ज हुई थी। उसके बाद 50,000 का आंकड़ा पार करने में 156 दिन लगे, लेकिन आखिरी 50,000 लोगों की मौत सिर्फ 13 दिन में हो गई। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि भारत में पाया गया कोरोना का B1617 वेरिएंट बेहद खतरनाक है, लेकिन इसी के साथ WHO ने यह भी कहा है कि भारत में मौजूद वैक्सीन इस वेरिएंट पर कारगर है। कोरोना के कोहराम के बीच तीसरी लहर की खबर, इसने और नींद उड़ा दी है। देखिए, माना यह जा रहा है कि ये जो तीसरी लहर है, इसका सबसे ज्यादा कहर बच्चों पर टूट सकता है। इसीलिए यह खतरा और भी गंभीर हो गया है। देश भर में बच्चों पर कोरोना के खतरे को देखते हुए तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी और उनका टीकाकरण कब से शुरू होगा। यह सवाल इसलिए भी अहम क्योंकि अमेरिका और कनाडा में बच्चों के टीके को हरी झंडी दी जा चुकी है। हालांकि बच्चों के टीके के लिए अभी सिर्फ फाइजर कंपनी को ही मान्यता मिली है। वहीं भारत में फिलहाल कोवैक्सीन, कोविशील्ड की डोज दी जा रही है। तो क्या भारत में बच्चों को टीके के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पहली लहर में बुजुर्गों पर कहर, दूसरी लहर में युवाओं पर वार, क्या तीसरी लहर में बच्चे होंगे शिकार? कब शुरू होगा बच्चों का वैक्सीनेशन? कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, ये कितनी खतरनाक होगी और किस पर इसका सबसे ज्यादा वार होगा, इसे लेकर भले ही वैज्ञानिक कभी किसी नतीजे पर ना पहुंचे हों, लेकिन तीसरी लहर का आना तय है। केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी इस बात के लिए सावधान कर चुके हैं कि देश को तीसरी लहर से निपटने की तैयारी करनी चाहिए। The phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. तीसरी लहर में क्या होगा, कैसे होगा, इसे लेकर वैज्ञानिक अभी किसी एक राय पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये आशंका जरूर है कि तीसरी लहर का कहर बच्चों पर टूट सकता है। इसलिए दुनिया भर में बच्चों को वैक्सीन देने का मास्टर प्लान तैयार होना शुरू हो चुका है। फाइजर ने वैक्सीन को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को देने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका में बच्चों का टीकाकरण जल्द शुरू होने वाला है। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर के टीके को बच्चों को दिए जाने की मान्यता दे दी है। अमेरिका के अलावा कनाडा ने भी बच्चों के टीकाकरण को हरी झंडी दे दी है।
दोनों ही देशों ने फिलहाल फाइजर के टीके पर मुहर लगाई है। फिलहाल 12 से 15 साल के बच्चों को टीका दिए जाने को लेकर हरी झंडी दी गई है। बच्चों पर हुए ट्रायल के दौरान ये पाया गया कि टीके के बाद बच्चों में वायरल को लेकर एंटीबॉडी युवाओं से ज्यादा बनती है, यानी टीका बच्चों में युवाओं से भी ज्यादा असरदार है। अमेरिका ने तो बच्चे के वैक्सीनेशन को हरी झंडी दिए जाने से पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बच्चों के टीकाकरण के लिए पूरे अमेरिका में सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। The president also announced that should the FDA issue an emergency use authorization of the Pfizer vaccine for individuals ages 12 to 15, we already have in place the operational and public education plan to immediately hit the ground running. Over 15,000 local pharmacies will be ready to vaccinate 12 to 15-year-olds. And we are working to get more pediatricians and family doctors to offer vaccinations in their offices to make it as easy and convenient for adolescents to get vaccinated. अमेरिका और कनाडा में बच्चों को टीके की हरी झंडी मिलने के बाद दुनिया के दूसरे देशों में भी इसकी तैयारी तेज हो गई है। भारत में भी बच्चों को टीका दिए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि कई विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि भारत कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में भी आएगा और तीसरी लहर का कहर बच्चों पर सबसे ज्यादा टूटेगा। यहाँ तक कि देश की सबसे बड़ी अदालतों ने भी इस बारे में चेतावनी दे दी है। अदालत ने सरकार से कहा है कि बच्चों के टीकाकरण का मास्टर प्लान जल्द से जल्द बनना चाहिए। ये चिंता की बात है कि तीसरी लहर की बात भी वैज्ञानिक कह रही हैं, जिसमें बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है। इसलिए हमारे टीकाकरण अभियान में बच्चों के लिए भी सोचा जाना चाहिए। भारत में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है और इसका कहर बच्चों पर टूटता है तो हालात बेहद खराब हो सकते हैं। अदालत और वैज्ञानिकों की चेतावनी के बाद इससे निपटने की तैयारी भी शुरू हो गई है। देश के कई राज्यों ने बच्चों को ध्यान में रखते हुए तैयारी तेज कर दी है। तीसरी लहर में बच्चों में कोरोना फैलने का सबसे ज्यादा खतरा है, इसलिए बच्चों की जरूरत के मुताबिक तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र में चाइल्ड कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हर जिले में चाइल्ड कोविड केयर वार्ड बनाया जा रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र ने चाइल्ड कोविड टास्क फोर्स भी बना दी है। महाराष्ट्र की तरह ही मध्य प्रदेश में भी बच्चों के मद्देनजर तैयारी हो रही है। मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए आईसीयू बनने शुरू हो गए हैं। एमपी में सभी जिलों में बच्चों के लिए आईसीयू बनाया जा रहा है। सरकार ने 11,000 आईसीयू बेड बढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही हमीदिया अस्पताल में 50 बेड का बच्चों का आईसीयू बनेगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरह ही देश के दूसरे राज्यों में भी बच्चों को ध्यान में रखकर तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया कि कोरोना की संभावित तीसरी वेव की तैयारी हमने शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में हमने संभावित थर्ड वेव की भी तैयारियां शुरू कर ली हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि थर्ड लेयर में बच्चों पर इसका बहुत प्रभाव होगा, तो पीडियाट्रिक आईसीयू भी मध्य प्रदेश में हम बनाने की ओर बढ़ चढ़े हैं। बच्चों पर कोरोना के तीसरी लहर को देखते हुए देश भर में तैयारी जरूर हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है बच्चों का टीकाकरण, जिसके बारे में देश की सबसे बड़ी अदालत भी सवाल उठा चुकी है। बच्चों पर कोरोना के मंडराते खतरे और मौजूदा तस्वीर को देखकर अब बच्चों के टीकाकरण को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। We have found that the younger people are getting more involved because they have suddenly gone out, and there are variants also prevalent in the nation which may be affecting the younger people as well. ज्यादातर वैज्ञानिक ये आशंका जता रही हैं कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कहर बच्चों पर ही टूटेगा, और इसके पीछे जो दलील है उसे देखते हुए भी बच्चों में टीकाकरण शुरू करने की जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि तीसरी लहर में ज्यादातर युवाओं में वैक्सीन लग चुकी होगी और म्यूटेशन की वजह से वायरस भी नया रूप धारण कर लेगा। ऐसे में वैक्सीन न लगने से बच्चे पर वायरस का हमला बढ़ सकता है और वो खतरे के जोन में आ जाएंगे। वैक्सीन्स हमारे यहाँ इस समय 2 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं और वैक्सीन्स भी अवेलेबल होने जा रही हैं। जैसे ही अवेलेबल होंगी और जैसे ही इनका रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएगा तो दी जाएंगी। बच्चों को वैक्सीन दिए जाने का फैसला ट्रायल और उसके नतीजे सामने आने के बाद ही होता है। तब तक बच्चों की सुरक्षा माता पिता की ही जिम्मेदारी है।
विशेषज्ञों के मुताबिक माता पिता बच्चों को कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन कराएं और बच्चों को पौष्टिक आहार दें ताकि उनकी इम्यूनिटी बनी रहे। ऐसे में अगर कोरोना का हमला होता भी है तो बच्चा उसे आसानी से मात दे सकेगा। कोरोना के कोहराम से लोग पहले ही बेहाल हैं और ऐसे में उत्तराखंड के लोगों को आज एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के देवप्रयाग में आज बादल फटने से तबाही मच गई। देवप्रयाग में 3 अलग अलग जगह बादल फटने की घटना हुई, जिससे 8 से 9 दुकानें, ITI की पूरी बिल्डिंग सब मलबे के साथ बह गए। देखिए, जिस जगह पर यह बादल फटा है वहां रिहायशी बस्ती है। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम कर रही है, नुकसान का मुआयना कर रही है। फिलहाल अभी तक किसी की जान जाने की पुष्टि प्रशासन ने नहीं की है। मौसम विभाग ने पहले ही उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका जताई। कोरोना के खतरे के बीच उत्तर प्रदेश में आज शराब की दुकानों को खोल दिया गया है। सुबह 10 बजे जैसे ही दुकानें खुली, शराब लेने के लिए लोगों की कतार लग गई। कोरोना से बचने के सारे नियम हवा हवाई। लोगों का एक ही मंत्र था, कोरोना हो जाए पर बोतल मिल जाए। ऐसे लोग अपनी तो जान जोखिम में डालते ही हैं, अपने परिवार के लिए भी मुसीबत खड़ी कर देते हैं। कौन कहेगा ये वही नोएडा है जो चंद दिन पहले तक ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही कर रहा था। ये भीड़ देख रहे हैं आप, ये शराब के ठेकों के बाहर भीड़ है जिसे कोरोना का कोई डर नजर नहीं आ रहा। नोएडा और गाजियाबाद में जैसे ही सरकारी आदेश के बाद शराब के ठेके खुले, कुछ इस तरीके से लंबी लंबी कतारें ठेकों के बाहर लगने लगी। आप देख सकते हैं नोएडा के इस शराब के ठेके पर अगर जहां भी आपकी नज़र जाएगी, ठेकों के खुलने के बाद कुछ इसी तरीके से आपको लंबी लंबी लोगों की कतारें नजर आएगी। करीब 500 से ज़्यादा शराब के ठेके हैं गौतम बुद्ध नगर में, जिनको खोलने का आदेश दिया है। नोएडा में अब तक आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक करीब 350 मौत हो चुकी हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर खौफ नजर नहीं आ रहा, बल्कि एक बोतल मिलने की बेकरारी साफ झलक रही है। टाइमिंग तो कुछ है नहीं फिक्स, गवर्नमेंट ने टाइम तो फिक्स किया नहीं है। हाँ, कितना टाइम तो खुलेगा, कितना टाइम तो बंद रहेगा, कोविड का भी नहीं पता इस बारे में। मरना तो महामारी चल ही रही है, आप देख ही रहे हो। क्यों लगे लाइन में? कोई दिक्कत नहीं है, लगे ही हैं। इतने दिन हो गए बिना पिए, इतनी महंगी महंगी दारू मिल रही है। कोरोना जो इतना फैला हुआ उससे नहीं डर लगता है? देखो, ये भी तो देखो, मैं बिना पिए रहा नहीं जाता, अब इतने कमा नहीं पाता। यही हाल कानपुर में भी नजर आया। कानपुर के बिठूर में जैसे ही अंग्रेजी और देशी शराब की दुकानों पर जमा भीड़ को शूट करना हमने शुरू किया, कुछ लोगों ने कैमरा बंद करवा दिया। ध्यान दीजिए, ये भीड़ तब हो रही है जब कानपुर में करीब 1,500 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। थाना पुलिस का एक भी सिपाही यहाँ नजर नहीं आया। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खोलने की अनुमति मिल गई है। उसके बाद प्रदेश भर की दुकानों पर वैसा ही आलम है जैसे कानपुर के बिठूर इलाके में। इस जगह आप देखेंगे ये शराब की दुकान है और देखिए किस तरह से यहाँ भीड़ जमा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग तार है और स्थिति ये तब है जब पूरे प्रदेश के हर जिले में लॉकडाउन लगाया गया है। शासन के सख्त निर्देश हैं कि अनावश्यक रूप से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ यहाँ पर जमा है। ये शराब की दुकान बिठूर रोड पर है। जो अराजकता यहाँ हो रही है उसको रोकने के लिए कोई पुलिसकर्मी हमें यहाँ नहीं दिख रहा है। नोएडा हो या कानपुर, चंदौली हो या देवरिया, मुरादाबाद हो या गाजियाबाद, हर जगह लगभग एक जैसी तस्वीरें सामने आई। जहां पुलिस ने सख्ती दिखाई वहां लाइनें लग गईं, वरना तो लोग ऐसे उमड़े कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। कई दुकानों पर तो लोग बिना मास्क के भी दिखे। दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र का मतलब इन लोगों ने अपने हिसाब से ही निकाला। खुलना चाहिए, कोरोना तो खुलना ही चाहिए, क्योंकि इसमें जो सैनिटाइजर जो है उसमें अल्कोहल मिक्स है, इसमें फायदा तो है कुछ। नहीं, खुलना तो नहीं चाहिए क्योंकि सब मार्केट बंद है, तो ये इसको भी बंद रहना चाहिए। कोरोना के माहौल में मंदिर बंद है, सब बंद है, तो इसको भी बंद रहना चाहिए ना। अच्छी बात तो ये लोग पब्लिक परेशान है, क्या किया है? दवाई वो भी तो दवा है। मंदिर बंद है, गुरुद्वारा बंद है, चर्च बंद है, लेकिन ये तो खुला है। अभी क्या किया जाए? पब्लिक को चाहिए, चाहता है तो भाई उसको तो खुलना जरूरी है। यही सवाल खड़ा होता है पुलिस और प्रशासन पर। अब आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद की तस्वीरें। दवाई का एडमिट करके आया हूँ, छोटी बहन को भी करके, मैं सर मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी डंडा मारा नहीं। रिक्शा चालक अंकेश को जब पुलिस ने रोका तो उसने पुलिस वालों से ही सवाल पूछ लिया। लगा ना बाइट लगा बाइट।
माता जी की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी बहन जी की मैं दवाई लेने के लिए आया था। पुलिस वालों ने मुझे मारा कि 12 नहीं बज गए। अब क्या ये ठेके में ये कोरोना नहीं हो रहा क्या? प्रशासन ने गरीबों का पैसा लूटने के लिए ये ठेका खोल दिया। सबसे ज्यादा गरीब दारू पीता है, अपनी टेंशन बुलाने के लिए ठेका क्यों खोल दिया फिर? अंकेश ने जो सवाल उठाया उसका जवाब ना तो थाना प्रभारी के पास है, ना पुलिस के पास और ना ही सरकार के पास। लिहाजा गाड़ी आगे बढ़ाने के सिवा चारा भी क्या है? गाजियाबाद की इन दो तस्वीरों का फर्क देख लीजिए। रिक्शा चालक के बाहर निकलने पर लॉकडाउन याद आता है, लेकिन गाजियाबाद की शराब की दुकानों पर भीड़ में लॉकडाउन हवा हो जाता है। एक सरकार की दो नीतियां भला किसका भला करेंगी? लोग पूछ रहे हैं, एक तरफ रोजगार बंद है क्योंकि कोरोना फैल रहा है, दूसरी तरफ ठेके खोल दिए गए हैं। रोजगार से कोरोना फैलता है और ठेकों पर आकर कोरोना क्या दम तोड़ देता है? ठेके खुलने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि प्रदेश में कोरोना फैलने की रफ्तार कम हो रही है। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया था। स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। पिछले 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के एक्टिव केस 85,000 कम हुए हैं। यानी हमारे पास सेकेंड वेव में 30 अप्रैल को सर्वाधिक एक्टिव केस थे 3,10,000। योगी जी सही कह रहे हैं। अब नए कोरोना केस घटकर 20,000 रह गए, एक्टिव केस भी 2,16,000 रह गए। लेकिन यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि पहले के मुकाबले टेस्ट भी कम होते जा रहे हैं। पहली मई को 2,66,619 टेस्ट हुए, जबकि 10 मई को यह आंकड़ा घटकर 2,15,000 के करीब हो गया। टेस्ट कम तो केस भी कम। कई राज्य सरकारें आंकड़ों की इसी बाजीगरी में पड़ी हैं, लेकिन सच ये है कि कोरोना अब गांवों की तरफ बढ़ चला है, जहां न टेस्टिंग है, न दवा है, न इलाज। ऐसे में इस तरह की तस्वीरें राज्य में कोरोना के हाल को ही बढ़ाएंगी। सरकार जानती है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन इसके बाद भी शराब के ठेके बंद नहीं किए जाते। ठेकों पर उमड़ने वाली ये भीड़ सरकार के लिए कमाई का मौका लेकर आती है। इन ठेकों से जो आमदनी होती है वो कुल कमाई का 10 से 15% होती है। कोरोना काल में तो सरकारों ने शराब पर कोरोना सेस लगाकर कमाई बढ़ाने का इंतजाम भी कर लिया था, लेकिन तभी कोरोना केस बढ़ने के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा। उत्तर प्रदेश में कुल 25,600 शराब की दुकानें हैं जो बंद पड़ी थी। उत्तर प्रदेश की लिकर वेलफेयर एसोसिएशन ने कल ही चिट्ठी लिखकर हर रोज 100 करोड़ के नुकसान का दावा किया था। इस दावे और हालात को देखते हुए सरकार ने दुकानें खोलने का फैसला लिया, जिसके बाद शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी। योगी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाते वक्त शराब को भी अनिवार्य वस्तुओं की श्रेणी में शामिल कर लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि शराब से होने वाली कमाई घटे। साल 2021-22 में उत्तर प्रदेश को एक्साइज से होने वाली कमाई 41,500 करोड़ तक जाने का अनुमान है, जबकि पिछले साल ये कमाई 27,325 करोड़ रुपए हुई थी। इस तरह पिछले साल से 23% ज्यादा कमाने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान करीब 40 दिन दुकानें बंद रही थी, जिसके चलते न सिर्फ शराब निर्माताओं और शराब विक्रेताओं को बल्कि सरकार को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। दुकानें और काम धंधे बंद होने से सरकार की आमदनी पहले ही घट रही है और ऐसे में शराब की दुकानें खोलकर यह फैसला लिया गया। लेकिन सवाल ये भी है कि सरकार का फैसला चाहे जो हो, लेकिन लोगों को अपनी जान की सुरक्षा की परवाह क्यों नहीं है? आखिर क्यों इन लोगों को एक बोतल अपनी जान से प्यारी हो गई? आखिर कुछ पैक के लिए अपने घर वालों की जान को जोखिम में क्यों डाला गया? आखिर क्यों कोरोना काल में सुरक्षा को दांव पर लगा दिया गया? सरकारों को अपनी कमाई की फिक्र है, लेकिन उस आम आदमी का क्या? आम आदमी को अपनी जिंदगी की फिक्र क्यों नहीं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, एक तरफ कोरोना का कोहराम है, दूसरी ओर सियासत का घमासान। कोरोना के कहर की कलेजा चीर देने वाली तस्वीरों के बीच भी सियासत का जो शोर है वो कम नहीं हो रहा। बिहार से पूर्व सांसद हैं पप्पू यादव। उनकी गिरफ्तारी ने कोरोना पर सियासत का एक नया चैप्टर खोल दिया है। पप्पू यादव को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ 32 साल पुराने एक मामले की फाइल खोली गई है। पप्पू यादव की दलील है कि उन्हें दरअसल एम्बुलेंस मामले को उजागर करने की सजा दी जा रही है। इसी को लेकर पप्पू यादव की पार्टी समेत पूरे विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
जबकि पुलिस का कहना है कि वो कानून के मुताबिक अपना काम कर रही है। यह हंगामा बरपा है जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर। अपने नेता की गिरफ्तारी से नाराज होकर पार्टी कार्यकर्ताओं के पुलिस अफसरों से तीखी नोक-झोंक भी हुई, लेकिन पुलिस की दलील है कि वो कानून के मुताबिक अपना काम कर रही है। बगैर परमिट के गाड़ी का प्रयोग कर भ्रमण करना, इसके आरोप में केस हुई है इनके ऊपर। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सरकारी कार्य में बाधा और लॉकडाउन का उल्लंघन, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर पुलिस की दलील कुछ भी हो, लेकिन सवाल उठना लाजमी है। इसकी पहली वजह है कि पुलिस का अलग अलग बयान। सुबह पुलिस कहती है कि उन्हें लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया गया है, तो शाम होते होते अपहरण का एक पुराना मामला सामने आ जाता है। पहले सुनिए पटना के डीएसपी का बयान। मैं गांधी मैदान थाने के अंदर मौजूद हूं और यहाँ खुद अंदर पिछले 6 घंटे से पप्पू यादव जो है वो बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और लगातार इस बात को लेकर जो है वो कहा जा रहा था कि पैंडेमिक का समय है और पैंडेमिक में तमाम जो समर्थक है उसको लेकर पप्पू यादव घूमते रहे हैं। पटना के डीएसपी के मुताबिक पप्पू पर कार्रवाई लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के लिए की गई है, लेकिन शाम होते होते मधेपुरा की पुलिस पप्पू को गिरफ्तार करने पटना पहुंच जाती है और एक नई कहानी सामने आती है। दरअसल पप्पू यादव पर अपहरण का एक मामला दर्ज है। ये मामला 32 साल पुराना है। 22 मार्च को अदालत ने इसी मामले में वारंट जारी किया था। अब इस मामले को लेकर मधेपुरा की पुलिस की अचानक नींद खुल गई है। पप्पू यादव को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है और यहाँ पर समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई है। पटना का गांधी मैदान थाना, जहां लगभग पिछले 6-7 घंटे से पप्पू यादव को गिरफ्तार करके रखा गया था और इस वक्त जो है वो मधेपुरा पुलिस यहां कुछ देर पहले पहुंची है और गाड़ी में आप देख रहे हैं सफेद रंग की पुलिस की गाड़ी, जिसमें खुद पप्पू यादव जो है वो बैठे हुए हैं और उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। साल 1989 का मामला है जिसमें पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने किसी का किडनैपिंग किया था और पप्पू यादव को पटना की पुलिस ने उनके घर से हिरासत में लिया था। पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची पुलिस फोर्स ने उन्हें पहले घर में नजरबंद किया और फिर थाने लाई। पुलिस पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर अलग अलग दलील दे रही है, लेकिन पप्पू यादव की एक ही दलील है कि उन पर कार्रवाई सियासत की वजह से हो रही है। मुझको समझ में नहीं आता नीतीश कुमार जी किनके प्रेशर में हैं और भाजपा इतना ज्यादा क्यों पैनिक हुई। मैं किस कारण से 9 घंटा डिटेन किया गया। हमारी तबीयत खराब है, 5-5 टैबलेट खाता हूँ एक समय, और जब मुझे जब यहाँ डिटेन किया गया तो हम नीतीश कुमार जी से 2 आग्रह करेंगे। आपको ठंडक पहुंच गई यदि नीतीश जी, आपके भी परिवार और बेटा है, मेरा भी परिवार है, क्या कोरोना में आप जेल भेजना या गिरफ्तारी करना उचित थी, जिस केस का कोई औचित्य और मामला नहीं। पप्पू यादव की इस दलील की वजह है एम्बुलेंस विवाद। दरअसल पप्पू यादव 3 दिन पहले ही दुनिया के सामने ये तस्वीर लेकर आए थे। ये तस्वीरें सारण के सामुदायिक केंद्र की हैं। इन तस्वीरों को दिखाकर पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी पर गंभीर आरोप लगाए थे। ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहाँ भेज दिया गया। ये यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा 100 के लगभग एम्बुलेंस। पप्पू यादव के इन आरोपों पर रूडी ने सफाई दी थी कि ड्राइवर की कमी से एम्बुलेंस को खड़ा रखना पड़ा था। इसके जवाब में पप्पू यादव ने कहा कि अगर रूडी चाहें तो वो एम्बुलेंस के ड्राइवर मुहैया करा सकते हैं। पप्पू यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया और आरोप लगाया कि एम्बुलेंस का इस्तेमाल रेत ढोने के लिए हो रहा है। पप्पू यादव और राजीव प्रताप रूडी के बीच चल रहे वीडियो वॉर के बीच ही पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे ये पूरा मामला सरकार बनाम विपक्ष का हो गया। सरकार को खुद अपनी कमियां देखनी चाहिए और सरकार को खुद देखना चाहिए कि कहां पे कमियां हैं, कहां कमजोरियां हैं, उसको ठीक करना चाहिए।
वहां पे कभी कभी ऐसा लगता है कि इस तरीके के कार्य इसलिए किए जाते हैं ताकि नैरेटिव बदल करके उसको पॉलिटिकल करा जाए। जांच के बाद सारी बातें सामने आएंगी कि 100 का प्रवाह कहाँ हुआ था, कहाँ से आए थे। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार में कहीं भी दवा, ऑक्सीजन और किसी चीज़ की कमी के कारण एक भी कोई घटना नहीं हुई है। और लोगों की अंत्येष्टि के लिए सरकार ने राशि तय कर दी है और सरकार के तरफ से ऐसे कोरोना मरीजों की अंत्येष्टि की जा रही है। पप्पू यादव का सत्ता पक्ष से जुड़ी पार्टी के सांसद पर आरोप लगाना और फिर पुलिस का 32 साल पुरानी फाइल खोलना सवाल जरूर पैदा करता है। और इसी सवाल को लेकर अब बिहार से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। आज यूपी से 20,000 नए केस सामने आए। कोरोना से जंग में योगी सरकार इसे अपनी कामयाबी मान रही है। लेकिन हालात ये हैं कि अंदर ही अंदर बीजेपी के ही कई विधायक हैं, कई सांसद हैं जो नाराज हैं। पिछले कई दिन में ये नाराजगी अब खुलकर सामने आई है। मुट्ठी बंद थी तो सब ठीक था, लेकिन अब तो घर के अंदर की बात बाहर आ रही है, और वो भी ऐसे वक्त में जब यूपी में योगी की सरकार पहले ही कोरोना से निपटने और वैक्सीनेशन बढ़ाने की चुनौती से जूझ रही है। कोरोना पर योगी सरकार के खिलाफ बीजेपी नेताओं में असंतोष बढ़ गया है। आए दिन लेटर बम फूट रहा है और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि चिट्ठी लिखी जाती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और उससे पहले ही मीडिया को पहुंच जाती है। यूपी में कोरोना से निपटने को लेकर योगी सरकार अपने अभियान को सफल बता रही है। योगी सरकार कह रही है कि ग्रामीण इलाकों में कोविड मैनेजमेंट को लेकर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूपी की तारीफ की है। 10,000 घरों तक पहुंचकर WHO ने कोविड मैनेजमेंट का योगी मॉडल देखा। 2,000 टीमों के काम की निगरानी कर WHO ने रिपोर्ट तैयार की है। योगी सरकार भी कैमरे के सामने इसी कामयाबी का लेखा जोखा रख रहे थे। जनता जनार्दन से, आम नागरिकों से कि केंद्र और प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ये महामारी है, हम इसे हल्केपन से न लें। सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं और जो भी सुविधाएं दी गई हैं, जनता को बचाने के लिए उनके जीवन के अमूल्य यानी उनके जीवन को अमूल्य मानते हुए सरकार ने सभी अभियान प्रारंभ किए हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। लेकिन जिस वक्त योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ थपथपा रहे थे, ठीक उसी समय मेरठ में बीजेपी विधायक सत्यवीर त्यागी इसके उलट कहानी समझा रहे थे। कई बार फोन किया, 50 बार फोन किया, उसने फोन अटेंड नहीं किया। आनंद हॉस्पिटल की भी यही स्थिति है। और ये जो इसका सामने है अन्य सुभारती की तो हालत खराब है ही है। न्यूट्रीमाब में भी कोई फोन नहीं उठाता। कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होने पर योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों यूपी के दौरे पर निकले ताकि ये देखा जाए कि राज्य में हालात कैसे हैं। 8 मई को वो बरेली पहुंचे। कई सांसदों और विधायकों के साथ मीटिंग थी, लेकिन मीटिंग में कई सांसदों और विधायकों ने सरकार के इंतजाम की हवा निकाल दी। शुरुआत मोदी सरकार में मंत्री और बरेली के सांसद संतोष गंगवार ने की। उन्होंने ऑक्सीजन की कमी से लेकर अस्पतालों में बेड की किल्लत की कहानी समझाई। फिर तो मीटिंग में कई लोग बोल पड़े, वो भी सीएम के सामने ही। कुछ अस्पताल बहुत अच्छे हैं, उसमें कुछ अस्पताल बहुत खराब है। 1-1 लाख 50-50 हजार रुपये पर डे के ले रहे हैं। ये कहाँ तक है? 8,000 रुपये है, 8-10 हजार रुपये आप ले सकते हो एक दिन के आदमी के, और गरीब आदमी तो मुख्यमंत्री इनका फ्री इलाज कीजिए। यूपी में कोरोना से बीजेपी के 4 विधायकों की जान जा चुकी है। बरेली के विधायक केसर सिंह को अपने लिए अस्पताल का जुगाड़ करने में पसीने छूट गए। कई और विधायकों का भी यही दुख दर्द है। अपने घर वालों के लिए अस्पताल में एडमिशन के लिए ना जाने किस किस को फोन करना पड़ा, और इसीलिए अंदर ही अंदर गुस्सा है। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले विवाद शुरू हुआ था यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की चिट्ठी से। उन दिनों लखनऊ में कोरोना की दूसरी लहर के कारण हाहाकार मचा हुआ था। पाठक ने अपनी चिट्ठी में अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। उनकी चिट्ठी के बाद तो जैसे चिट्ठियों का सिलसिला ही चल पड़ा। मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी सरकार के कामकाज से दुखी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी युद्ध स्तर पर सारे प्रयास कर रहे हैं, परंतु संक्रमण की गति इतनी तेज है कि जितने प्रयास किए जाते हैं वो छोटे पड़ने लगते हैं।
मुझे ध्यान है कि पिछले जो कोरोना का संक्रमण था उसमें कई महीने के पश्चात मेरठ में मैक्सिमम 240 की संख्या पहुंची थी संक्रमण की। आज ये संख्या रोज 1200 या उसके पार है। तो उसके कारण से बेड्स की ज़रूरत है या जो है ऑक्सीजन की खास तौर से ज़रूरत है, वो बढ़ती चली जा रही है। इलाज नहीं किए जाने का आप देखेंगे जाकर के, तो आज खुद आपको जाना चाहिए और देखेंगे जो वहाँ पड़े हैं और जानबूझ करके सरकार को बदनाम करने का, छवि धूमिल करने का काम कर। यूपी सरकार और स्वास्थ्य विभाग से नाराज बीजेपी नेताओं की लंबी लिस्ट है। कुछ नेता खुलकर अपने मन की बात कह रहे हैं, कई ऐसे हैं जो सही समय के इंतजार में हैं।